हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल के स्टडीज़। मैं आपका दोस्त, होस्ट और मेंटोर स्वागत करता हूं आपके एक नई वीडियो में। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। वेट फॉर अ व्हाइल। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है हमारा ब्रिटिश का व्यू पॉइंट ऑन इंडियन एजुकेशन। सो ब्रिटिश क्या सोचते थे इंडियन एजुकेशन के बारे में, पहले हम वो जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ब्रिटिश के जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट थे, ब्रिटिश के ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट कौन थे। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई थी। फिर हम पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच। फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, हंटर कमीशन और रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन में। सो पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जो है ब्रिटिश व्यू पॉइंट ऑन द इंडियन एजुकेशन। Let us start with the first bullet point. Let me shift the slide. So पहला bullet point था British viewpoint on the Indian education. A person from the British East India Company, was sent in 1830s to view the local schools. His name was William Adams. क्या हुआ था 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी। अभी तक हमने ये पढ़ा। तो एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम एडम्स। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में भेजा था ताकि वो देख सके कि इंडिया के लोकल स्कूल में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है। तो उसने क्या नोटिस करा, हम उसकी रिपोर्ट जानेंगे। उसकी रिपोर्ट जानेंगे हम। तो उसने क्या देखा, इन ब्रिटिश era the pathshalas was set up for the students. They were taught by the local teachers known as guru. So उसने देखा कि पहले ना स्कूल्स नहीं होते थे, पहले होती थी पाठशाला। अब आप सोच रहे होंगे पाठशाला और स्कूल में कैसा डिफरेंस होगा, सेम ही होंगी, बट इनमें बहुत डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था वो भी हम समझेंगे। पहले आप इतना देखिए कि उसने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें उसने पहले लिखा था कि यहाँ पे पाठशालाज है, स्कूल नहीं है, पाठशालाज है। और इन्हें गुरु सिखा रहे हैं, लोकल टीचर्स जो हैं वो सिखाते हैं, जिनका नाम गुरुज है, जो गुरु के नाम से जो गुरु के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। अगला बुलेट पॉइंट, विलियम एडम नोटिस 1 लाख पाठशालाज वर देयर इन बिहार एंड बंगाल. There were 20 students in each पाठशाला and approx 20 lakh students were studying. मतलब विलियम एडम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर एक जहाँ पे इंडिया में वो बंगाल और बिहार की तरफ भेजा गया था। तो उसने बताया कि हर एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट्स हैं मिनिमम, और यहाँ पे 1 लाख पाठशाला है, इसका मतलब 20 लाख स्टूडेंट्स इन ऑल पढ़ रहे थे यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला द सिस्टम वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, देयर वॉज नो फिक्स्ड फीस, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट बिल्डिंग, नो बेंचेस। मैंने आपको कहा था ना अभी पहले कि ये हमारे स्कूल से अलग थी पाठशाला। कैसे थी कि यहाँ पे ना पहले बेंचेस नहीं होते थे, मतलब टेबल्स नहीं होते थे, चेयर्स नहीं होते होंगे। तो आप सोच रहे होंगे यार भैया, अगर बेंचेस नहीं थे, टेबल नहीं थी, चेयर नहीं थे, ना प्रिंटेड बुक्स थी, ना ही सेपरेट बिल्डिंग्स थी, ना बेंचेस थी, तो मतलब क्या एक ही क्लास में या फिर एक ही जगह सारे क्लासेस के बच्चे बैठते थे? इसका सिंपल सा आंसर है हाँ। मतलब एक 12th का बच्चा एक 6th के बच्चे के साथ बैठ के एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं। तब उनके पास कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, कोई फीस नहीं होती थी, उनके पास कोई बेंचेस नहीं होती थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं होती थी। फिर ये क्यों करा गया था? इससे करा गया था ये फार्मर्स के चिल्ड्रंस को बेनिफिट दे सके, फार्मर्स के चिल्ड्रन को बेनिफिट देने के लिए। क्यों? क्योंकि फार्मर्स चिल्ड्रन कुड अटेंड द स्कूल एंड व्हेन दे वर फ्री दिस इनेबल्ड देम टू असिस्ट देयर पेरेंट्स। मतलब फार्मर के, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक फार्मर है जिसका नाम बबलू है सपोज, और ये उसका बेटा है रमेश। ये स्कूल जाता है, बट अब क्या होगा, सपोज अगर हार्वेस्टिंग का सीज़न आ गया, मतलब हार्वेस्टिंग मतलब काटने का, फसल को काटने का सीज़न आ गया, तो वो बोलेगा, बिल्लू अपने बेटे को बोलेगा कि बेटा तुम मेरे साथ काम में लग जाओ, मेरी हेल्प कराओ। तो
वो मना भी नहीं कर सकता था, तो वो हेल्प भी कराते थे। तो अब हेल्प कराते थे तो उनका पढ़ाई का लॉस हो जाता था। तो उस लॉस को कवर करने के लिए ये पाठशाला क्या करते थे, जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता था तो उस पाठशाला उसको बंद कर देते थे। मतलब पाठशाला को ब्रेक देते थे, जैसे विंटर ब्रेक होता है हमारे यहाँ वैसे ही पाठशाला को ब्रेक देते थे। और जब विंटर ब्रेक ख़त्म होता था तब ये पाठशाला वापस खोलते थे। पहला बुलेट पॉइंट ख़त्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे। हाँ, द ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। सो ब्रिटिश के ओरिएंटलिस्ट थे और इंग्लिश थे। अब आप सोच रहे हैं भैया ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट ये क्या है, ये तो बहुत नए टर्म है। हाँ ये नए टर्म है बट बहुत इजी है, मैं बताता हूँ क्या है। ये जो ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट है, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट का मतलब है वे पर्सन जो पाठशाला की स्टडी को सपोर्ट करते थे कि हाँ पाठशाला अच्छी हैं, इंडिया में पाठशाला ही होनी चाहिए और स्कूल नहीं खुलने चाहिए इंडिया में, नॉर्मल पाठशाला ही चले तो बच्चे ज़्यादा डेवलप रहेंगे, बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ये इनकी ये सोच थी। और जो इंग्लिश थे, यप, सो जो इंग्लिश थे, इंग्लिश मानते थे कि इंडिया में पाठशाला अच्छी नहीं है, वो बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रिटिश के स्कूल्स खोलने चाहिए। पहले ना स्कूल्स नहीं होते थे, ये जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने स्कूल बाद में, फिर जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने स्कूल खोले थे यहाँ पे पहले। अब ओरिएंटलिस्ट पढ़ते हैं हम। Yep. The Orientalists like Henry Colebrook and Nathaniel Hallett promoted the cultures. They thought, yep. So the British Orientalists like Henry Colebrook and Nathaniel Hallett जो थे, इन्होंने प्रमोट करा था इंडिया का कल्चर। मतलब ये मानते थे कि हाँ इंडियंस अच्छे हैं, इंडियन की पाठशाला भी अच्छी हैं, तो इंडिया की पाठशाला को ही कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब एक टाइप से ये ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। वो मानते थे कि वी हैव अटेन, वी मतलब इंडिया, इंडियंस, हमने अपनी ग्लोरी अटेन करी थी इन एंशिएंट पास्ट। ग्लोरी इन द सेंस सभ्यता, यानी कि मतलब हमने जो पीक हासिल करा था, अपना जो एरा हासिल करा था वो पहले करा था एंशिएंट पास्ट में, बट had subsequently declined. So to under so in order to understand the India, it was necessary to discover the scarred and legal test. उनके हिसाब से अगर हमें इंडिया को और अच्छे से जानना था, ब्रिटिशर्स को मतलब हमें मतलब ब्रिटिशर्स को और इंडिया को अच्छे से जानना था, तो उन्हें इंडिया के पुराने टेक्स्ट, लीगल टेक्स्ट जो होते थे, इंस्क्रिप्शंस, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, तभी वो इंडिया को अच्छे से जान पाएंगे। अब सेकंड बुलेट पॉइंट, the Orientalists wanted to win the Indian hearts by teaching Hindu and Muslims what they were already familiar with, not the subject. They live with the subject which were alien to them. मतलब उनको वो सिखाना, जैसे हिंदू थे, हिंदू फैमिलियर हैं हिंदी से, और जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स फैमिलियर हैं पर्शियन और अरबिक से। तो अब सपोज़ आप हिंदी बोलते हो और आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको आके एकदम दबाव दूँ कि हाँ आपको हिंदी में ही इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी छोड़नी पड़ेगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही ये भी मानते थे कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो अच्छे लोग, वो हिंदूज़ का, मुस्लिम्स का हार्ट जीतना चाहते थे, वो हिंदू और मुस्लिम का हार्ट जीतना चाहते थे, मतलब उनको भरोसा दिलाना चाहते थे कि वो अच्छे लोग हैं, दो वे अच्छे ही थे। तो इसको भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक मदरसा, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 and a Hindu college was set up in Banaras in 1791। तो अब आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। जब एक मदरसा इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जो ओरिएंटलिस्ट आए थे अच्छे लोग, उन्होंने एक मुस्लिम्स के लिए मदरसा खोला था। मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्लिम्स की लर्निंग होती है, जहाँ पे वो सीखते हैं। फिर इन्होंने ये कलकत्ता में खोला था इन 1781। फिर एक हिंदू कॉलेज खोला गया था बनारस में इन 1791। एक्चुअली वो हिंदू कॉलेज नहीं, संस्कृत कॉलेज, हिंदुओं के लिए संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत सिखाई जाती थी उसमें। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, विलियम जोन्स एन एक्सपर्ट इन लॉ एंड लिंग्विस्ट। ये जो टर्म है ना लिंग्विस्ट, इसका मतलब जानेंगे अभी। स्टडीड इंडिया, he said that in order to understand India it was necessary to discover the legal texts that were produced in ancient period। अब ये वाला पॉइंट देखना, ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखना, दोनों बहुत सिमिलर है। अब क्या हुआ, एक विलियम जोन्स नाम का इंसान आया इंडिया में। अब बहुत सारे लोग आ गए थे, पहले आया था विलियम एडम, पहले एडम आया था, ठीक है।
फिर आए ये हेनरी कोलब्रुक और नथानियल हेलहेड। अब आया है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या कह रहा है? विलियम जोन्स कहता है कि इंडिया ने अपनी ग्लोरी पास्ट में ही अटेन करी है। मतलब ये वाला जो स्टैंजा था, ये डिट्टो स्टैंजा जो नथानियल हेलहेड ने कहा था कि इंडिया को अगर समझना है तो हमें उसके पास्ट को जानना पड़ेगा, वही डिट्टो इन्होंने भी कहा। ये एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मतलब वो इंसान जिसे बहुत सारी लैंग्वेज की नॉलेज हो, लैंग्वेज की नॉलेज रखने वाला। मतलब इसे मैं बताता हूँ, इन्हें क्या क्या आता था। इन्हें पर्शियन आती थी, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, ठीक है, इन्हें फ्रेंच भी आती थी, इन्हें संस्कृत भी आती थी, इन्हें अरेबिक भी आती थी, इन्हें कई सारी लैंग्वेज आती थी। ये लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मतलब अ पर्सन, आप लिख लेना अपने नोट्स में, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट इज़ अ पर्सन हु नोज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। जॉन सेट अप अ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। जो ये जॉन्स थे, विलियम जोन्स थे, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल की। एशियाटिक सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें पढ़ाई के बारे में प्रमोट करा जा रहा था। और इन्होंने एक एशियाटिक रिसर्च नाम का जर्नल खोला। जर्नल मतलब न्यूज़पेपर खोला, जिसकी वजह से वो और जगह तक पहुंच पाए। पहले ना टीवी नहीं होते थे, तो हर जगह न्यूज़ के लिए साधन बस न्यूज़पेपर ही थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर खोला ताकि ताकि ये अपनी नॉलेज और लोगों तक पहुंचा सके और ऑल ओवर इंडिया अपनी नॉलेज को बढ़ा सके और लोगों को अवेयर कर सके। ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एंड लिंग्विस्ट वाला टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक एंग्लिस्ट आएंगे। अब ओरिएंटलिस्ट हमने पढ़ लिया है, अब इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लिश, सम ब्रिटिश पीपल लाइक जेम्स मिल, सॉरी गलती से स्टैंजा ही काट दिया, सॉरी यप, लाइक जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले। ये जो लोग थे, जेम्स मिल और जेम्स मिल और थॉमस जो थे, इनके नाम याद रखना, मैकॉले, ये ना इंग्लिश थे। इंग्लिश मतलब ये विरोध में थे कि हम जो पाठशाला में पढ़ा रहे थे लोग, ये गलत है। इनके साथ साथ पाठशाला की स्टडी अच्छी नहीं थी। इन्हें हमें इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाना है तो हमें एक स्कूल खोलना पड़ेगा हमारे लिए। तो ये बोलते थे कि ये क्रिटिसाइज़ करते थे, मतलब मानते नहीं थे इंडियन नॉलेज को, और मानते थे कि एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन थी, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन, ये फुल ऑफ एरर्स है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इन्हें सुधारनी चाहिए और इंग्लिश सिखानी चाहिए। नेक्स्ट बुलेट, या सो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है द डिस्कवरी, दे डिस्कवर्ड द स्टडी ऑफ अरेबिक, द डिस्कवर्ड स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन्होंने डिस्कवर करा कि संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी अच्छी नहीं है, ठीक है। जेम्स मिल बिलीव दैट द एम ऑफ एजुकेशन और टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस ऑफ द वेस्ट। मतलब अभी तक जो पाठशाला थी, मैं पी से पाठशाला डिनोट करता हूँ, पी से है पाठशाला, यप, सो पी से है पाठशाला और एस से है स्कूल। सो पाठशाला में क्या सिखाया जाता है? पाठशाला में रिलीजन के बारे में सिखाया जा रहा था, रिलीजन्स के बारे में सिखाया जा रहा था। जैसे हिंदू की होती थी पाठशाला, मोस्टली हिंदू की ही पाठशाला होती थी, एक्चुअली हिंदू ही पाठशाला करते थे वो। तो पाठशाला में हिंदू रिलीजन के बारे में सिखाया जा रहा था, ठीक है। और जो स्कूल थे, स्कूल में सिखाया जा रहा था साइंटिफिक रीजन्स के बारे में। मतलब पहले साइंस नहीं आई थी, यहाँ पे साइंस सिखाई जा रही थी। तो जो जेम्स मिल थे वो मानते थे कि इंडिया को इनकी इंडिया को ये जो रिलीजन सिखा रहे हैं इंडिया में पाठशाला में, ये सब बेकार है। इन्हें जो एक्चुअली सिखाना चाहिए वो इन्हें सिखाना चाहिए कि साइंस का रोल क्या है और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बुलेट पॉइंट ऊपर, ये वाला बुलेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश वाला टॉपिक है, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। दो वेस्टर्न एजुकेशन, द ब्रिटिश वांटेड टू टर्न इंडिया टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर्स सो द इंडियन स्टार्ट लाइक ब्रिटिश। ये एक्चुअली इंग्लिश क्यों सिखाना चाह रहे थे? इंग्लिश सिखाने का इनका रीज़न क्या था? इसके दो रीज़न थे एक्चुअली। पहला रीज़न था, एक्चुअली एक ही रीज़न था बट उसका एक सब टॉपिक भी था। ये इंग्लिश सिखाना चाहते थे ताकि ये इंडियंस को अपनी तरफ कर सके। और इंडियंस को अपनी तरफ क्यों करना चाह रहे थे? सोचो,
क्योंकि ये इंडियंस को अपनी तरफ इसलिए करना चाह रहे थे ताकि ये जो बोलते थे ये इंग्लिश में बोलते थे, इंडियंस को समझ नहीं आता था, तो ये चाहते थे कि इंडियंस भी हमारी भाषा समझे, ठीक है, और इंडियंस हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन समझे, ताकि इंडियंस हमारे गुलाम बने। ये इंडियंस को अपने स्लेव बनाना चाह रहे थे। ये बात आगे जाके गांधी जी ने समझी थी पहले, वो आपको अगले से अगले सब टॉपिक में मिलेगा शायद। फिर है मिस्टर द एजुकेशन दे सेड वुड सिविलाइज द civilized Indians and would enable them to know the English language and work under the British। वही बुलेट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि वो इंग्लिश सिखाना चाह रहे थे, वो सिखा रहे थे कि इंग्लिश सीख के, वे चाह रहे थे कि इंग्लिश सीख के इंडियंस सिविलाइज्ड हो जाए। सिविलाइज मतलब पढ़े लिखे हो जाए, सभ्य बन जाए। सभ्य इन द सेंस वो दिखाना चाहते कि आप सभ्य बनोगे, पर आप सभ्य नहीं, वो चाह रहे थे कि हम उनकी गुलामी करें, हम उनके अंडर काम करें और हम उन्हें अपना सुपीरियर माने। यही बुलेट पॉइंट था। ये पूरा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 2 मैं नोट्स शायद भेज भी दूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आया तो मैं सारे नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन इन द सेंस इंग्लिश का कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी इंग्लिश। द चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है, ध्यान से देखना। ये वाला बुलेट पॉइंट का स्क्रीनशॉट खींच लो, ये वाले स्लाइड का, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was the first step to take by the British to encourage the study of literature and science in India onwards. Now onwards the company was to spend rupees 1 lakh on the education of Indians। मतलब इसके लिए ना चार्टर एक्ट लाया गया। चार्टर एक्ट, ये जो था चार्टर एक्ट क्या था? चार्टर एक्ट ये था कि अब ब्रिटिशर्स इंडियंस की स्टडीज़ के लिए 1-1 लाख रुपए खर्च करेंगे पर मंथ का, ठीक है। जैसे बजट निकलता है ना, एनुअल बजट निकलता है, अभी 2025 का भी निकला था शायद 2025 का भी एनुअल बजट, वैसे ही एनुअल बजट निकला था। इन्हें एनुअल बजट था इनका कि इन्हें 1 लाख रुपीज़ खर्च करने थे। सो इन्होंने क्या करा था, मनी सैंक्शन करा गया था, मनी दिया गया था, और उसे 2 डिकेड्स मतलब 20 साल तक टच भी नहीं करा गया था, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर लॉर्ड मैकॉले जो थे, मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, इंस्टीट्यूट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्पार्टेड। अब ये वाला पॉइंट भी देखना, लॉर्ड मैकॉले ने बोला था कि इंडियन को इंग्लिश सिखानी चाहिए। अभी तक वो सोच रहे थे, बट इन्होंने, लॉर्ड मैकॉले ने प्रस्ताव रख दिया था। Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced। English Education Act 1835 का इंट्रोड्यूस करा गया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ये था कि इंग्लिश जो थी उसे हायर मीडियम की लैंग्वेज बना दिया गया था। मतलब अभी बच्चे हैं 12th तक बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं, बट 12th के बाद की जो स्टडीज़ होगी वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगी। हायर लैंग्वेज बना दी थी इंस्ट्रक्शन की इंग्लिश को आगे जाके 1835 में, और उसे इंग्लिश एक्ट कहा गया था, ठीक है। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रमोटेड द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच, ठीक है। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने काउंसिल में बोला था कि यार सही कह रहा है, ये हमें करनी चाहिए। उन्होंने उनका सपोर्ट करा था, लॉर्ड मैकॉले का इन्होंने सपोर्ट करा था। फिर इन 1854 अ डिस्पैच वॉज सेंट टू लॉर्ड डलहौजी। आगे वो टॉपिक है, अगला टॉपिक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा बहुत, ये हम पार्ट 2 में बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक एक बार देख लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक होगा वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच क्या था कि वुड्स डिस्पैच में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वुड्स डिस्पैच में एक्चुअली एक बंदा था चार्ल्स वुड, उसने डिस्पैच करा था। डिस्पैच क्या होता है, एक टाइप का लेटर लिखा था लॉर्ड डलहौजी को। वो लेटर में क्या था, कैसा था, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। टिल देन हमारे साथ बने रहें। ये था पार्ट 1 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन का। अगले पार्ट में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।